क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक दूर दराज बर्फीला द्वीप दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस को तोड़ने की वजह बन जाए? सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही काल्पनिक पर बहुत ही गंभीर सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे जो नाटो की बुनियाद तक को हिला सकता है। जरा सोचिए, साल है 2026 और व्हाइट हाउस से अचानक ये बयान आता है। अब हाँ, ये एक काल्पनिक बयान है, लेकिन इसके शब्द दुनिया भर की राजधानियों में एक भूचाल ला सकते हैं। ये बयान हमें सीधे सीधे ये बता देता है कि दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का मामला नहीं है, बल्कि ये पावर, सॉवरेनिटी और दुनिया के भविष्य का सवाल है। तो चलिए इस सिचुएशन में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स यूक्रेन में शांति लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और दूसरी तरफ अटलांटिक में एक बिल्कुल नया तूफान खड़ा हो रहा है। यही तो डिप्लोमेसी की दुनिया की सच्चाई है। पता ही नहीं चलता कि कब एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दे। तो आखिर इस खेल के खिलाड़ी कौन है और उनकी पोजीशन क्या है? देखिए, एक तरफ है अमेरिका, जो कह रहा है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है, और दूसरी तरफ है उसके सबसे करीबी यूरोपियन दोस्त जो डेनमार्क के साथ खड़े हैं। और जब व्हाइट हाउस कहता है कि वो एक तरफा विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो समझिए कि नाटो के अपने ही साथियों के बीच एक बड़े टकरावों का बिगुल बज चुका है। तो बड़ा सवाल यही है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? मतलब एक द्वीप को लेकर दो दोस्तों के बीच का तनाव पूरे के पूरे अलायंस के वजूद के लिए खतरा कैसे बन गया? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। ये समझने के लिए कि ग्रीनलैंड आज इतना अहम क्यों है, चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कोई आज की बात नहीं है। दशकों से ये ग्लोबल पावर की शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही जरूरी मोहरा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर बनके उभरा, तो उसकी नजर ग्रीनलैंड पर पड़ी। अमेरिका ने इसे एक ऐसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह देखा जो कभी डूब नहीं सकता। सोवियत यूनियन पर नजर रखने और यूरोप तक अपनी पावर बनाए रखने के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। इस पूरे मॉडर्न रिश्ते की जड़ें 1951 के एक डिफेंस एग्रीमेंट में हैं। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि ये एक सुपर पावर यानी अमेरिका और एक बहुत छोटे देश डेनमार्क के बीच पावर डायनामिक्स की एक कमाल की केस स्टडी है, जो उस वक्त जंग से उभर ही रहा था। चलिए अब 1951 की उस बातचीत को जरा और करीब से देखते हैं। ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। ये तो इच्छा शक्ति और स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त लड़ाई थी, जहां एक छोटे से देश ने एक बहुत बड़ी ताकत का सामना किया था। दोनों पक्षों की शुरुआती मांगों में जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका ने तो लगभग सब कुछ मांग लिया था। 6 जगहों पर पूरा कंट्रोल, पूरे आइलैंड पर फौज की बेरोक टोक आवाजाही और अपने सैनिकों के लिए पूरी कानूनी छूट। दूसरी तरफ डेनमार्क अपनी संप्रभुता, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा था। वो चाहता था कि बेस कम हो, एक्टिविटीज पर कंट्रोल हो और ये एक पार्टनरशिप लगे, कब्जा नहीं। तो सवाल ये है कि एक छोटा देश एक सुपर पावर का मुकाबला कैसे करता है? बहुत ही होशियारी से। डेनमार्क ने कई चालाक दांव पेच अपनाए। उन्होंने इसे एक नैतिक मुद्दा बना दिया, ये दिखाते हुए कि कैसे एक बड़ी ताकत एक छोटे दोस्त पर दबाव डाल रही है। उन्होंने बंदे हाथ वाली दलील दी, मतलब ये कहा कि भाई हमारी संसद ऐसी शर्तें कभी पास ही नहीं करेगी। और अमेरिकी दबाव को कम करने के लिए उन्होंने जानबूझकर बातचीत की रफ्तार को धीमा कर दिया। आखिर में एक बीच का रास्ता निकला। अमेरिका को उसके बेस मिल गए, लेकिन डेनमार्क ने भी अपनी संप्रभुता का एक बड़ा हिस्सा बचा लिया। पर इस पूरी बातचीत ने एक गहरी सेंसिटिविटी छोड़ दी, एक ऐसी याद कि जब एक सुपर पावर कुछ चाहती है तो छोटे सहयोगियों को अपनी रक्षा के लिए कितनी होशियारी से लड़ना पड़ता है। चलिए अब वापस आज के काल्पनिक संकट पर आते हैं और देखते हैं कि ये इतिहास आज की कहानी से कैसे जुड़ता है। सच तो ये है कि 1951 की वो गूंज 2026 में बहुत जोर से सुनाई दे रही है। देखिए, नेटो बाहर से चट्टान की तरह मजबूत दिखता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसमें भी दरारें आई हैं। 1956 का स्वेज संकट हो या 2003 का इराक युद्ध, जब बड़े बड़े सहयोगियों ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया था। लेकिन ये ग्रीनलैंड संकट उन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ एक दोस्त सीधे दूसरे दोस्त के खिलाफ ही खड़ा हो रहा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमला नाटो की आत्मा पर है, उसके दिल पर है। नाटो का सबसे बड़ा उसूल है एक सबके लिए और सब एक के लिए। मतलब किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब एक सदस्य ही दूसरे को धमकी देने लगे, तो ये तो उस नींव को ही तोड़ देता है जिस पर ये पूरा घर खड़ा है। तो अगर ये वादा टूट जाए तो क्या होगा? अगर नेटो बिखर जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? चलिए आगे बढ़ते हैं और उस डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं जो इसके बाद शुरू हो सकता है।
इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। रूस और चीन जैसी ताकतें पश्चिमी एकता के टूटने का पूरा फायदा उठाएंगी। दुनिया में अमेरिका का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर होने की कोशिश करेगा और वो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो दशकों से आपसी सहयोग और नियमों पर चल रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगेगा। इस नई बिखरी हुई दुनिया में पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। ये एक मल्टीपोलर दुनिया होगी जहां भारत जैसी उभरती शक्तियों के सामने नए खतरे भी होंगे और नए मौके भी, क्योंकि पुराने नियम और पुरानी व्यवस्थाएं अब काम नहीं करेंगी। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब देशों के अपने हित साझा उसूलों पर भारी पड़ने लगे तो उन उसूलों पर बने गठबंधनों का क्या होता है? ये ग्रीनलैंड का संकट भले ही काल्पनिक हो, हमें इस मुश्किल सच्चाई का